नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस 2023 आईपीसी के स्थान पे जो आपकी बीएनएस आई है, इसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे दंड के बारे में, दंड कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे दिए जाते हैं, परिरोध, परिरोध के बाद साधारण अपवाद, साधारण अपराध के बाद प्राइवेट प्रतिरक्षा, प्राइवेट प्रतिरक्षा के बाद दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण के बाद बल, बलवा, दंगा, दंगा के बाद हम सभी प्रकार के परिभाषाओं के अर्थ को देखेंगे। हम इसके बाद ही सदोष अवरोध, सदोष परिरोध के साथ ही हम हमला, हमला के बाद बल, व्यापहरण, अपहरण, बलवा के बाद लूट, इन सभी के हम अर्थ देखेंगे और धाराएं देखेंगे। लूट के बाद हम देखेंगे डकैती, मानहानि, मानहानि के साथ ही हम देखेंगे कि किस धारा में क्या दिया गया है और किस अध्याय में है। तो देखते हैं, प्रारंभ करते हैं। अध्याय एक एक से लेके 3 धाराओं में दिया गया है। इसमें दिया गया है प्रारंभ। प्रारंभ में क्या दिया रहता है? प्रारंभ में इसका नाम दिया रहता है, नाम के साथ साथ ही ये प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ दिया रहता है। लागू होना प्रारंभ में दिया रहता है, लेकिन इसमें इस संहिता में यह भी दिया है कि परिभाषाएं भी इन्होंने इसी में दे दी हैं। प्रारंभ में परिभाषाएं दे दी हैं। संहिता कहाँ कहाँ लागू होगी, यदि भारत के व्यक्ति विदेश में हैं तो उन पर लागू है या नहीं है, यह सब प्रारंभ में दिया रहता है। नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 3 से लेके अध्याय 2 4 से लेके 13 धाराओं में विभक्त है, जिसमें दिया गया है दंड। तो दंड अपने यहाँ 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मृत्यु दंड। मृत्यु दंड के बाद जो दिया जाता है वो दिया जाता है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास दूसरा वाला, पहला मृत्यु दंड, दूसरा आजीवन कारावास दिया है, तीसरा दिया है कारावास। कारावास भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है कठिन और साश्रम कारावास, एक होता है सादा कारावास। चौथे नंबर पे गया है, किसके बारे में दिया गया है? संपत्ति की जब्ती के बारे में, जिसमें संपत्ति जब्त कर ली जाती है। 5 में दिया गया है, 5 में दिया गया है जुर्माना। जुर्माना भी एक दंड होता है। और 6 में दिया गया है सामुदायिक सेवा भी एक दंड के रूप में दी जाती है। तो दंड कितने प्रकार के हुए? दंड हुए 6 प्रकार के दंड दिए। अध्याय 3 14 से लेके 44 धाराओं में विभक्त है, जिसमें दिया गया है साधारण अपवाद। साधारण अपवाद होते हैं विधि की भूल के कारण या विधि के समय, कार्य करते समय जो अपवाद होते हैं, इसी के साथ अन्य अपवाद हैं, उन्हें साधारण अपवाद कहते हैं। देखते हैं हम साधारण अपवाद। साधारण अपवाद हम देखते हैं सबसे पहले, यदि वरिष्ठ वरिष्ठ अधिकारी ने कुछ ऑर्डर दिया है, जैसे एक वरिष्ठ अधिकारी एक सैनिक को ऑर्डर देता है और वह सैनिक भीड़ पर गोलियां चला देता है, तो उसने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी की बात मानी है। तो ये साधारण अपवाद में आएगा। दूसरा देखते हैं, कोई बात अपवाद नहीं है जो न्यायिक रूप में कार्य करती है, जो न्यायिक रूप में कार्य करती है वह अपराध नहीं है। जैसे न्यायाधीश, न्यायाधीश महोदय जो भी कार्य करते हैं, शक्ति का उपयोग करते हैं, तो वह साधारण अपवाद में है। अगर ये नहीं लिखा होता तो एक आम आदमी को यदि किसी प्रकार का दंड दिया जाता है तो न्यायाधीश महोदय पर ही केस लगा देते कि इन्होंने हमें ऐसा दंड क्यों दिया। तो पहले से लिख दिया गया है कि यदि न्यायाधीश किसी भी प्रकार से शक्ति का प्रयोग करते हैं तो यह उनके लिए वैध है, उनके लिए किसी प्रकार का दंड का प्रावधान नहीं है, वो जनहित में कार्य कर रहे हैं। तो यह साधारण अपवाद में बात आएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, विधि द्वारा न्यायमनुत तत्वों की भूल के कारण भी यह साधारण अपवाद में आएगा। चौथा देखते हैं, विधि पूर्ण कार्य करते समय दुर्घटना। विधि पूर्ण कार्य करते समय दुर्घटना भी आपकी साधारण अपवाद में आएगी, साधारण अपवाद में आएगी। पांचवा देखते हैं, यदि हम पांचवा देखते हैं तो बड़ी हानि के लिए, बड़ी हानि को रोकने के प्रयोजन से, रोकने के प्रयोजन से छोटी हानि कारित करना। मान लीजिए एक जहाज है, जहाज किसी कारण से रास्ता भटक गया है और वह डूबने वाला है या किसी चट्टान में घलने वाला है। तूफान आया और चट्टान में घलने वाला है। अब एक तरफ चट्टान है
और दूसरी तरफ एक छोटी सी नाव है, तो वह नाव पे चढ़ा देता है, जिसमें कुछ आदमी बैठे रहते हैं। जो जहाज में जैसे मान लीजिए 100 आदमी हैं, तो इसमें 7-8 आदमी हैं या 10 आदमी हैं, तो इस पे चढ़ा देता है, नाव डूब जाती है, तो उसने किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बड़ी दुर्घटना को रोकने के लिए यह आवश्यक था कि छोटी दुर्घटना हो जाए, क्योंकि उसके पास कोई कारण नहीं था। एक तरफ चट्टान थी और दूसरी तरफ एक छोटी नौका थी, और लहरें आ रही थी, या तो यह चट्टान में घल जाता या नौका में घल, इसने दे दिया, तो यह साधारण अपवाद में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं साधारण अपवाद का छठवां जो उदाहरण है, 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा यदि कोई अपराध कर देता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, तो यह साधारण अपवाद में दिया गया है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने ऐसा कार्य किया है जो नशे में है। किस प्रकार के नशे में है? उसकी इच्छा के विरुद्ध, ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा से दारू पीने गए और किसी को मार दिया, नहीं, इच्छा के विरुद्ध, और उसे किसी ने नशा करा दिया है, उसे जानकारी नहीं है, और वह सोच रहा मैं नॉर्मल हूँ, आता है और रास्ते में किसी प्रकार का हादसा हो जाता है, तो यह साधारण अपवाद में आएगा। विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, आठवां अगला उदाहरण देखते हैं। विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य भी साधारण अपवाद में आता है, लेकिन इसके विपक्ष में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वो किसी व्यक्ति का गला दबा रहा है और वह अपना बचाव ना कर सके, तो इसके विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सम्मति या सद्भावना पूर्वक, सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य भी साधारण अपवाद में आता है। मान लीजिए कोई घटना घटने वाली है, एक शेर है, किसी व्यक्ति को उठा के ले जा रहा है, उसे बचाने के लिए उसने एक अन्य व्यक्ति ने सोचा कि उसमें गोली मार दे जिससे शेर मर जाए और व्यक्ति बच जाए, तो लेकिन वह गोली मारता है तो व्यक्ति में लग जाती है, तो यह साधारण अपवाद में आता है, क्योंकि उसने सद्भावना पूर्वक उसकी जान बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया था, तो इसके लिए किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये रहे आपके साधारण अपवाद जिनके लिए दंड का प्रावधान नहीं है, यह साधारण अपवाद में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 आपका 45 से लेके 62 धाराओं में विभक्त है, जिसमें दिया गया है दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में। क्या क्या दिया गया है? दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में। दुष्प्रेरण 45 से लेके 60 के बीच में आता है, जो दुष्प्रेरण है आपका, इसमें किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति उकसाता है और उससे किसी प्रकार का गलत कार्य करवाता है या फिर अवैध लोप करवाता है, जिसे हम दुष्प्रेरण कहेंगे। आपराधिक षड्यंत्र के विषय में यह आपकी धारा 61 में दिया गया है। आपराधिक षड्यंत्र, इसमें किसी प्रकार का अपराध करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, उसे आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। प्रयत्न, किसी गलत कार्य को करने के लिए प्रयत्न करना 62 में आता है, तो यह रहा आपका प्रयत्न। नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 5। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो हम लाते रहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। अध्याय 5 63 से लेकर 99 धाराओं में विभक्त है। इसमें दिया गया है महिला और बालकों के विरुद्ध अपराधों के बारे में, जिसमें लैंगिक अपराधों के विषय में दिया गया है। लिंग से संबंधित जितने अपराध हैं वह 63 से लेके 73 धाराओं में विभक्त है। महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करना और हमला करना 74 से लेके 89 धाराओं में विभक्त है। विवाह से संबंधित जितने भी अपराध हैं वह महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में अध्याय 5 में 63 से 99 में आता है। इसी का एक पार्ट है जिसमें विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में 80 से लेकर 87 धाराओं में विभक्त है। गर्भपात कारित कराना 88 से 92 धाराओं में दिया गया है, और बालकों के विरुद्ध अपराध 93 से 99 धाराओं में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम अध्याय 6 100 से लेके 146 धाराओं में विभक्त है, जिसमें दिया गया है मानव जीवन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। मानव जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में यह 100 से लेके 113 तक आता है। इसमें आपराधिक आपराधिक मानववध आपराधिक मानववध जो आपका 100 धारा में दिया गया है, और इसमें हत्या भी आती है, हत्या जो 101 में दिया गया है। इसी के साथ जो 108 में दिया गया है
आत्महत्या का दुष्प्रेरण, ये भी मानव जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में आता है। इसी के साथ 109 धारा में दिया गया है हत्या करने का प्रयत्न। प्रयत्न भी आपका इसी में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट दिया गया है उपहति। उपहति दी गई है। यह अगला देखते हैं उपहति के विषय में। यह 14 से लेके 25 धाराओं में विभक्त है। उपहति होती है जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शिथिलता कारित करता है, उपहति कहलाता है। किसी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त करना या फिर शारीरिक पीड़ा देना या अंग शिथिलता करना क्या होता है, उपहति कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। यह 126 से 127 धाराओं में, 2 धाराओं में विभक्त है। सदोष अवरोध होता है किसी भी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए मार्ग है, उसका आगे खेत है या घर है और इसे इस मार्ग से जाने का अधिकार है, उस मार्ग से ना निकलने देना सदोष अवरोध कहलाता है। सदोष परिरोध क्या होता है? सदोष परिरोध होता है, मान लीजिए ये घर है, आने किसी व व्यक्ति को घर से उठाया और इस घर में बंद कर दिया और 4 इसमें पहरेदार लगा दिए और उन पहरेदारों से कह दिया कि यदि यह घर से बाहर निकलता है तो लठ मार मार कर इसके हाथ पैर तोड़ देना, या फिर बंदूक दे दी कि जैसे ही ये निकलता है तो इस बंदूक का इस्तेमाल करना। इसे हम कहेंगे सदोष परिरोध करना। यह दिया गया है 126 और 127 धाराओं में। आपराधिक बल और हमले के विषय में। आपराधिक बल और हमले के विषय में, अपराध पूर्वक बल और हमला करना 128 से 136 धाराओं में विभक्त है। नेक्स्ट देखते हैं व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्संग के विषय में 137 से 146 में दिया गया है। तो जो व्यपहरण होता है वह भारत की सीमा के बाहर यदि कोई किडनैप करके ले जाता है तो उसे व्यपहरण कहते हैं। अपहरण कहते हैं अपने देश में ही या अपने स्थान में ही किसी को किडनैप करना अपहरण कहलाता है। दासत्व किसी भी दास प्रथा के लिए किसी व्यक्ति को खरीदना और बेचना दासत्व कहलाता है। और बलात्श्रम बलपूर्वक कराया गया श्रम बलात्श्रम कहलाता है। तो यह 137 से 146 धाराओं में विभक्त है। अध्याय 7 देखते हैं। यह 147 से 158 धाराओं में दिया गया है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इसमें क्या दिया गया है? राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में अध्याय 7 में दिया गया है, जो 147 से 158 के बीच है। नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 8 को। अध्याय 8 में दिया गया है 159 से 158 धाराओं में विभक्त है। इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में जानकारी है। नेक्स्ट अध्याय देखते हैं अध्याय 9, धारा 169 से धारा 177 के मध्य, जिसमें निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में दिया गया है। निर्वाचन संबंधी जितने भी अपराध हैं उसको 169 से 177 धाराओं में वर्णित किया गया है। अध्याय 10 देखते हैं। अध्याय 10 धारा 178 से 188 धाराओं में विभक्त है, जिसमें किसी भी प्रकार के सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराध दिए गए। किसी भी प्रकार से यदि कोई 2 नंबर से सिक्के छापता है, बैंक नोट छापता है, जाली बनाता है, करेंसी नोट जाली बनाता है या सरकारी स्टाम्प जाली बनाता है या इसमें 2 नंबर का कार्य करता है, तो ये सभी कहाँ दिए गए हैं? 178 से 188 अध्याय 10 में वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 11। अध्याय 11 189 से 197 में दिया गया है। धारा 189 से धारा 197 में अध्याय 11 दिया गया है, जिसमें दिया गया है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। लोक प्रशांति क्या होती है? इसमें विधि विरुद्ध जमाव आता है, इसी के साथ इसमें बलवा आता है। जैसे नाम से ही लोक प्रशांति के विरुद्ध व्यक्तियों को शांत न रखना या किसी की शांति भंग करना, लोक प्रशांति के विरुद्ध, जिसमें विधि विरुद्ध जमाव आएगा, बलवा आएगा और दंगा आएगा। तो विधि विरुद्ध जमाव, बलवा और दंगा लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के बीच में आते हैं और यह 189 से 197 धाराओं में वर्णित है, जो अध्याय 11 में दिया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 12। अध्याय 12 में दिया गया है लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में 198 से 205 धाराओं में दिया गया है। लोक सेवकों द्वारा अपराधों में क्या आता है? लोक सेवकों द्वारा विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करना लोक सेवकों द्वारा अपराध से संबंधित विषय में आता है, जो 198 से 205 में दिया गया है। कोई भी लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश हैं उनकी अवज्ञा करता है, उनको नहीं मानता है, तो उनके लिए सजा का प्रावधान भी इसी अध्याय में दिया गया है। अध्याय 13 देखते हैं, जिसमें दिया गया है लोक सेवकों के विधि पूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। ऊपर यह दिया गया था कि लोक सेवक यदि विधि की बात नहीं मानते हैं तो उन्हें सजा होगी, उन्हें दंड दिया जाएगा। यदि लोक सेवकों की बात नहीं मानी जाती है, उनकी अवमानना करते हैं, तो यह 206 से 226 धाराओं में है, जो अध्याय 13 में है। तो इसमें लोक सेवकों की विधि पूर्ण प्राधिकार और अवमानना के विषय में, जैसे मान लीजिए किसी को समन आया और समन के ऊपर तारीख दी गई है, डेट दी गई है, और उस डेट को वह कोर्ट में नहीं जाता है, उससे बचने के लिए फरार हो जाता है, तो यह उनकी अवमानना होगी। इसी के साथ लोक सेवकों की तरफ से कोई आदेश आता है और उस आदेश पर गैर हाजिर रहता है व्यक्ति, तो यह उनकी अवमानना होगी। इसी के साथ लोक सेवकों के लोक कृत्यों के लिए ना मानना भी लोग अवमानना के विषय में है। लेकिन यह सभी किस प्रकार की बातें होंगी? जो विधि पूर्ण होंगी। ऐसा नहीं कि एक लोक सेवक आया, उन्होंने कहा चलो भाई मेरे घर और मुझे नहाना है, कपड़े धोना है और आप चलो, और किसी प्रकार के पैसे नहीं दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो विधि द्वारा जो उन्हें अधिकार दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं अधिकारों में अवमानना होगी, अन्यथा उनके किसी पर्सनल कार्य के लिए या किसी प्रकार की दादागिरी के लिए ऐसा नहीं होता है। अध्याय 14 धारा 227 से धारा 269 के बीच में दिया गया है, जिसमें मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में दिया गया है। तो धारा 227 से 269 तक मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में दिया गया है, जिसमें मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गणना आता है। नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 15। अध्याय 15 में 270 से 297 धाराओं में, जिसमें दिया गया है लोक सेवक क्षेम, सुविधा, श्रेष्ठता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। इसमें दिया गया है लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, श्रेष्ठता, सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। यह 270 से 297 धाराओं में विभक्त है, जो अध्याय 15 में दिया गया है। विक्रय करने के उद्देश्य से किसी भी खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार का मिश्रण करना, अवमिश्रण करना, जो हानिकारक मिश्रण है वह अवमिश्रण कहलाता है। अवमिश्रण करना इसमें आएगा। इसी के साथ जल प्रदूषित करना, जो मानव जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है या किसी अन्य जीव के लिए हानिकारक हो सकता है, वह इसी में आएगा। इसी के साथ वायुमंडल, जो वायुमंडल है उसमें स्वास्थ्य से संबंधित हानिकारक कार्य करना, तो यह सभी भी अध्याय 15 में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम अध्याय 16। अध्याय 16 में दिया गया है धारा 298 से 302 धाराओं में विभक्त है अध्याय 16, जिसमें दिया गया है धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। धर्म से संबंधित अपराध, यदि कोई पूजा अर्चना कर रहा है और उसे किसी भी प्रकार की हानि पहुंचवाते हो, तो उसके लिए अपराधों के विषय में दिया गया है। और धार्मिक स्थलों के लिए हानि पहुंचाते हो, तो ये सभी अध्याय 16 में दिया गया है, जो 298 से 302 धाराओं में विभक्त है, जो धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में वर्णित है। अध्याय 17 देखते हैं, जो धारा 303 से 334 धाराओं में विभक्त है। इसमें दिया गया है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 303 से 334 के मध्य दिया गया है, जो अध्याय 17 में दिया गया है। सबसे पहले दी गई है चोरी के विषय में। चोरी के जो आपका अध्याय 17 है वह 303 से 334 में विभक्त है, लेकिन इसी के जो पार्ट है चोरी, उद्यापन, लूट, डकैती, संपत्ति अपहरण,
तो यह इसके अंदर है, इसीलिए 303 से 307 में किसी प्रकार का आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चोरी के विषय में 303 से 307 धाराओं में दिया गया है, चोरी के विषय में 330 से 307 धाराओं में, चोरी करना 303 से 307 धाराओं में, उद्यापन उद्यापन के विषय में 308 धारा में दिया गया है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के भय में जानबूझकर डालता है तो वह उद्यापन कहलाता है। किसी व्यक्ति को क्षति करने के आशय से जानबूझकर उसमें डालता है या प्रयत्न करता है, उसे उद्यापन कहा जाता है। नेक्स्ट है लूट और डकैती। लूट होती है, लूट में या तो चोरी होती है या फिर उद्यापन होता है। लूट में या तो चोरी होती है या उद्यापन होता है, या तो उसे लूट कहते हैं। डकैती, डकैती की थोड़ी सी परिभाषा अलग है। इसमें चोरी तो होती है, लूट तो होती है, लेकिन कैसी होती है? जब कोई पांच या पांच से अधिक व्यक्ति जब कोई पांच या पांच से अधिक व्यक्ति लूट करते हैं तो उसे डकैती की श्रेणी में रखा जाता है, जो 309 से 313 धाराओं में विभक्त है। नेक्स्ट देखते हैं संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में 314 और 315 धाराओं में दिया गया है। संपत्ति का दुर्विनियोग, जो कोई किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति, जंगम संपत्ति को दुर्विनियोग करता है तो उसे संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग में रखा जाता है। नेक्स्ट है आपराधिक न्यास भंग के विषय में 316 में दिया गया है, जो कोई व्यक्ति संपत्ति या किसी संपत्ति पर कोई भी अख्तियार किसी प्रकार का अपने को न्यस्त करता है, न्यस्त किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करता है तो यह आपराधिक न्यास भंग होता है। नेक्स्ट है चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में 317 में दिया गया है। चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में 317 में दिया गया है। छल, छल के विषय में, छल को यदि हम साधारण परिभाषा में समझें तो कपट पूर्वक या बेईमानी से किसी भी प्रकार की संपत्ति प्राप्त करना छल कहा जाएगा, कि उसने उसे छल के संपत्ति प्राप्त की है, जो 318 से 319 धाराओं में विभक्त है। कपट पूर्वक विलेखों और संपत्ति व्ययनों के विषय में 320 से 323 धाराओं में दिया गया है। कपटपूर्ण विलेख में क्या आता है? संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्ण अपसारित कर लेना या छिपाना। कपटपूर्ण विलेखों और या संपत्ति व्ययनों के विषय में आएगा, जो 320 से 323 धाराओं में वर्णित है। रिष्टि, रिष्टि की परिभाषा देखते हैं, 324 से 328 धाराओं में विभक्त है। रिष्टि की यदि हम परिभाषा देखेंगे तो यह 324 धारा में दी गई है। रिष्टि की परिभाषा 324 धारा में दी गई है। क्या है? जो कोई किसी संपत्ति को नुकसान करने के आशय से उसका मूल्य कम करता है, ऐसे उसे नुकसान करता है जिससे उसका मूल्य कम हो जाए, किसी भी संपत्ति का, व्यक्ति विशेष की हो या फिर सरकार की हो, तो उसे इस प्रकार नुकसान करता है कि उसका मूल्य कम हो जाए, उसका नाश हो जाए, उसकी जो उपयोगिता है वह नष्ट हो जाए या फिर उपयोगिता कम हो जाए, तो इसे हम रिष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? रिष्टि कहते हैं। नेक्स्ट है आपराधिक अतिचार के विषय में, जो 329 से 334 धाराओं में दिया गया है। आपका आपराधिक अतिचार के विषय में 329 से 334 धाराओं में दिया गया है। आपराधिक अतिचार और गृह अतिचार आपका समान है। ऐसी संपत्ति में जो किसी दूसरे के कब्जे में है, आपराधिक अतिचार करना या गृह भेदन करना आपका 329 से 334 धाराओं में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 18। अध्याय 18 में दिया गया है दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में। दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों के अपराध के विषय में अध्याय 18 में दिया गया है। धारा 335 से धारा 350 में यह अध्याय वर्णित है। जो आपका दस्तावेजी है ना, वह क्या क्या आएगा इसमें? मिथ्या दस्तावेज रचना, कूटकरण,
कूटकरण या कूट रचना, इसी के साथ अभिलेखों का कूट रचना, अभिलेखों की कूट रचना करना, या फिर मूल्यवान प्रतिभूति जैसे बिल इत्यादि का कूटकरण करना, यह दस्तावेजी और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराध में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अध्याय 19 है। अध्याय में क्या दिया गया? आपराधिक अभित्रास, अब अपमान, क्षोभ और मानहानि से संबंधित 351 से 357 धाराओं में विभक्त है, जो अध्याय 19 में दिया गया है। जो आपका आपराधिक अतिचार है, इसको जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर या ख्याति या संपत्ति को अभित्रास करता है, उसे आपराधिक अभित्रास कहते हैं। साथ ही साथ मानहानि, मानहानि क्या होती है? मानहानि से संबंधित आपका 356 धारा में दिया गया है। तो आपकी मानहानि क्या होती है? जो कोई किसी व्यक्ति को बोले गए या फिर पढ़े गए या लिखे गए या संकेतों चिन्हों के माध्यम से या फिर दृश्य या फिर श्रव्य सामग्री द्वारा लांछन लगाता है। क्या करता है? लांछन लगाता है। जो उसने नहीं किया है, ऐसा करने की बताता है कि इसने ऐसा गलत किया है, लांछन लगाता है, तो इसे मानहानि कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे? मानहानि कहेंगे। नेक्स्ट दिया गया है आपका अध्याय 20। अध्याय 20 से पहले देखते हैं, असहाय व्यक्तियों की परिचर्या करने की ओर और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता का विषय में जो अपराध है वो 357 में है। अध्याय 20 358 358 धारा में क्या दिया गया है? निरसन और व्यावृत्ति। निरसन और व्यावृत्ति क्या है? इसमें जो भी निरस्त हुई है, जैसे मान लीजिए आईपीसी निरस्त हुई है, तो यह निरसन के बारे में आपको सबसे लास्ट धारा में बताया गया है। तो यह रही आपकी बीएनएस की संपूर्ण वीडियो, जिसमें विभिन्न प्रकार के शब्दों के बारे में, धाराओं के बारे में और अर्थों के बारे में हमने जाना। किसी भी प्रकार के लॉ संबंधी परीक्षा के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि आप 70% प्रश्न तक हल कर सकते हैं। तो ये रही आपकी वीडियो। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। पढ़ते रहें, आप सफल अवश्य होंगे। हताश ना हो। परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन मेहनत कभी भी जाया नहीं जाएगी, क्योंकि ज्ञान कभी जाया नहीं जाता है।